आखिरी बार जब इंसान ने चांद पर कदम रखा था वो था दिसंबर 1972 का अपोलो 17 के मिशन में। चांद के मिशन के इसी रेट को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि आने वाले 50 सालों तक भी हम लोग किसी इंसान को चांद पर नहीं भेजने वाले हैं। और अगर मार्स की बात करें तो आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा तरीक़ों से मुश्किल है अगर हम बात करें चांद की। तो मगर बात ये है कि चांद पे तो हम कई बार जा चुके हैं मगर मार्स पे कभी नहीं गए। मगर हम 50 सालों से चांद पर क्यों नहीं गए हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जो सबसे बड़ा कारण आता है वो है बजट का। 2005 में नासा ने एस्टिमेट लगाया था कि चांद पर लोगों को वापस भेजने के लिए 104 बिलियन डॉलर्स लगेंगे। अगर आज की बात करें वो होंगे 133 बिलियन डॉलर्स के बराबर। ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि अगर नासा चाहे तो 10-15 सालों में जो उनका हर साल का बजट आता है 20 बिलियन डॉलर्स का, उसका आधा लगाए तो वो चांद तक आराम से जा सकता है। मगर नासा के पास और भी कई सारी जिम्मेदारियां हैं इससे भी बढ़कर कि वो लोगों को चांद पर भेजे और साथ ही साथ वहाँ पे बसाए लोगों को। नासा को जो फंडिंग मिलती है उसे उन्हें कई जगह बांटना पड़ता है, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में, साथ ही साथ जो उनका नया रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए, और साथ ही साथ रोवर्स और प्रोब्स भेजने के लिए दूसरे ग्रहों पर, जैसे कि चांद, सूरज और भी बाकी सारे ग्रहों पर जो कि सूर्यमंडल से बाहर है। क्योंकि नासा का फोकस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे है, वो इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे जो कि लोगों को चांद पर ले जाने का है उसमें नहीं लगा सकते। अब ऐसी भी बात नहीं है कि नासा बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है बाकी की चीज़ों में, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा रहे हैं क्योंकि काफ़ी एफिशिएंसी के साथ उन्होंने 1960 से 70 के दशक में किया। उस समय अपोलो प्रोग्राम का जो कॉस्ट था वो 25.8 बिलियन डॉलर था, जो कि आज के होते हैं 264 बिलियन। अगर उसी की बात करें उनके नए एस्टिमेट की तो उसी हिसाब से अगर बात करें तो आज के होते हैं 133 बिलियन डॉलर्स। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। अगर वो 150 से लेके 160 बिलियन का डॉलर्स का बजट भी क्रॉस कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मगर ये कैसे हो सकता है कि शुरुआत में तो उन्होंने 264 बिलियन का, जो इन्फ्लेशन का समय था उस समय के जो डॉलर्स हैं 1960 के, उस समय तो उन्होंने फंडिंग कर दी थी, मगर उसके 50 साल बाद उसका आधा भी वो फंड नहीं कर पा रहे। जैसा कि आपको पता है कई दशकों से नासा का जो बजट है उसे काट कर कम कर दिया जा रहा है और इस समय तो वो कुछ और ज़्यादा ख़राब है जितना हम सोचते हैं। क्योंकि हमें तो ये दिखता है कि 20 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की फंडिंग उन्हें मिलती है हर साल, मगर ये कोई इतनी बुरी भी नहीं है। मगर एक बात जो है कि जब 1960 में नासा जब अपनी पीक पर सबसे ऊंचाइयों पर गया था तब उन्होंने फेडरल बजट का 4.5% बजट उन्हें मिलता था। और आज के बजट की बात करें जो कि 4.79 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का बजट है, उस हिसाब से नासा को हर साल 215 बिलियन डॉलर्स का फंड मिलेगा, जो कि अभी के जो एक्चुअली में रिसीव होता है उन्हें उससे भी 10 गुना ज़्यादा होने वाला है। हालांकि इस समय इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है, मगर अगर उसको कम भी आधा भी कर दें, अगर 100 बिलियन डॉलर्स भी हर साल नासा को मिल जाते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी ज़्यादा उन्नतियां हासिल कर सकता है। मगर ऐसा बहुत ही कम हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो है पब्लिक सपोर्ट की कमी होना नासा के लिए। और मैं सिर्फ उस जुनून और शक्ति की बात नहीं कर रहा जो कि हमने 1960 और 70 के दशक में देखी थी लोगों को, मगर हमारी छोटी सी यूट्यूब की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं, इस बारे में बात करते हैं कि हम लोगों को चांद और मार्स तक पहुंचाएं। मगर एवरेज जो अमेरिकन है उसके लिए ये बात सही नहीं है क्योंकि 42.9% अमेरिकन ये सोचते हैं कि चांद पर नासा अगर जा रहा है तो गलत कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें करनी है, उस पर वो पैसा लगा सकता है अपना। और साथ ही साथ 19.2% अमेरिकन ये सोचते हैं कि इंसानों के बजाय रोबोट्स को चांद पर दोबारा भेजना चाहिए नासा को। इस तरह से देखें तो 1/3 अमेरिकन ही ऐसे हैं जो कि नासा का जो चांद पर जाने का आइडिया है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग सपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है वो लोग स्पेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जो अगली जो बड़ी कदम रखने वाला है नासा वो होने वाला है मार्स में आने की, मंगल ग्रह पर। और 63% जो अमेरिकन हैं वो इंसानों को चांद पर भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। और इस बात से हमारी आ जाती है शुरुआत राजनीति की। अब मैं किसी भी तरह के राजनीतिक फ़ायदे की बात नहीं कर रहा जो कि मंगल पर जाने से होगी, मगर जो राजनीतिक जो इसमें दिक्कत आने वाली है मंगल पर जाने की, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। मंगल पर जाने के बाद कोई भी राजनीतिक फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि 10 साल से ऊपर लग जाएंगे एक मिशन को और इतने ही समय में तो वो चुनाव भी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ बात करें चांद पर जाने की,
तो उसमें सिर्फ एक बार का सारी चीज़ें लगेगी, उसके बाद आप आराम से जा सकते हैं। वो भी तब अगर जो पिछले प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो बात रखी थी उसको बिना हटाए उसी चीज़ पर काम कर गया जाए। तो जिस तरह से हमने देखा था पहले भी कई बार पुराने आइडियाज़ को हटा दिया गया था, मगर जो राजनेता है वो इन चीज़ों से भी दूर हटते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है राजनीति का। चांद का मिशन चलाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है और बहुत सारी गलतियाँ उसमें हो सकती है, जिसकी वजह से जब राष्ट्रपति दोबारा चुनाव के लिए आएंगे तब उन्हें काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मगर अगर 1 मिनट रुका जाए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरह के काफ़ी सारे रिस्क राष्ट्रपति लेते हैं ताकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सके राजनीति में। हालांकि ये बात सही है, मगर इंसान को चांद पर भेजने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो राजनीतिक दिक्कत है वो राजनीतिक फ़ायदे से कई ज़्यादा है, क्योंकि हम चांद पर पहले भी बहुत बार जा चुके हैं। क्योंकि पहले भी 6 बार चांद पर जाया जा चुका है, तो 7वीं बार चांद पर जाने में किसी भी इंसान को ज़्यादा इतनी खुशी नहीं होगी। मगर अब ये काफ़ी ज़्यादा बदल रही है ये बात, क्योंकि हम पिछले 50 सालों से चांद पर नहीं गए और लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट अब आना शुरू हो चुका है। मगर ऐसी ही चीज़ 1970, 80 और 90 के दशक में भी थी। चांद पर जाना अगर सक्सेसफुल हो जाता तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं था, मगर अगर कोई बीच में दिक्कत हो जाती और मिशन कंप्लीट नहीं हो पाता तो इससे राष्ट्रपति पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता। मगर मेरे हिसाब से हम लोग चांद पर दोबारा इसलिए नहीं गए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है यूएसएसआर का ना होना। हमें ये सोच कर लगता है कि हम चांद पर तो बहुत आराम से जा सकते थे अगर स्पेस रेस ना होती या कोल्ड वॉर ना होती, जिसकी वजह से हमारे अंदर बाकी चीज़ों को देखने और साथ ही साथ हमें खुद को एडवांस करने की क्षमता ना जागती। मगर अगर ये सच में सही होता तो मुझे लगता है हम अभी तक मंगल ग्रह में लोगों को भेज चुके होते। मुझे ये लगता है लोगों को चांद पर भेजने का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो यूएसएसआर की अकेले की है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि हमें चांद पर जाने के लिए कंपटीशन इतना नहीं है। क्योंकि जब हम चांद पे भी गए थे वो एक हेल्दी कंपटीशन नहीं था बल्कि एक अनहेल्दी कंपटीशन था। क्योंकि अगर हेल्दी कंपटीशन की बात करें तो उसमें उस फील्ड के हर चीज़ को आगे बढ़ाया जाता है, साथ ही साथ हर एक चीज़ की खूबियाँ और साथ ही साथ जो चीज़ की अच्छाई है उनको आगे लाया जाता है, और साथ ही साथ उनकी जो वैल्यूज़ है और जो हम रास्ता तय करते हैं उस समय में उसको काफ़ी सम्मानित किया जाता है। अगर अंतरिक्ष के दौड़ यानी स्पेस रेस की बात करें तो हेल्दी कंपटीशन उसमें ये है कि जिस तरह से अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका प्रोजेक्ट, साथ ही साथ स्पेस शटल प्रोग्राम, साथ ही साथ जो हमारा अभी चांद पर लोगों को भेजने का है और साथ ही साथ मंगल पर लोगों की बस्ती बनाना है, उस तरह से प्रोजेक्ट में बात आनी चाहिए। आप खुद को झूठ बोल रहे होंगे अगर आपको ये लगता होगा कि जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम है वो एक हेल्दी कंपटीशन में है, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो एक अनहेल्दी कंपटीशन में आ रही है। अगर हम अनहेल्दी कंपटीशन की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि डर और साथ ही साथ चीज़ों की कमी का होना, साथ ही साथ दूसरों से पूछकर कोई काम करना और साथ ही साथ लोगों की अटेंशन लेना, दूसरों को नीचे गिराना और सबसे बड़ी बात किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना। सबसे पहले बात करें कमी और डर की, तो अपोलो प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया गया था जब कोल्ड वॉर चल रही थी और साथ ही साथ इस बात का डर था कि परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है और इसका सबसे बड़ा खतरा था। तो इसी के हिसाब से जो प्लान किया गया था उसमें यह था कि सारे लोगों को यूएसएसआर की तरफ से चांद पर भेज दिया जाए, जिसकी वजह से कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स में पीछे ना रहे स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में। अब बात करें सत्यापन की मांग करना और दूसरों से आकर्षण हासिल करना, तो यूनाइटेड स्टेट्स बाकी देशों से सत्यापन हासिल कर रहा था, मगर ये बात सच नहीं थी कि इससे कोई भी साइंटिफिक इसमें बदलाव हो जाता है, कुछ अच्छी चीज़ें आ जाती। अगर ऐसा कुछ होता तो ये अनहेल्दी कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं आता। यूएस तो सिर्फ एक आकर्षण के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था जिससे उनकी राजनीतिक शक्ति और पैसों की शक्ति बढ़ जाए, जिसकी वजह से वो सब उन्हें हर चीज़ में बदलाव लाने वैज्ञानिक मानने लग जाएं। दूसरी भाषाओं में कहें तो वो खुद को ऊपर दिखाकर बाकी लोगों को नीचे दिखाना चाहते थे, बाकी देशों को नीचे दिखाना चाहते थे, ताकि यूएस के जो भी खिलाफ जो देश हैं वो सारे उनसे डरने लग जाएं। अब आखिर में बात करें किसी भी कीमत पर जीत को हासिल करना, तो यही लासा का मोटिव था। हमने वो फेमस कोट तो सुना ही है, फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, यानी कि हार कोई रास्ता नहीं है। ये काफ़ी अच्छा हो जाता है जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ कहीं पर भेज रहे हैं, जैसे चांद हो गया या कहीं और, क्योंकि इससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मगर जब आप नई तकनीकियों की खोज करते हैं, साथ साथ नई नई चीज़ें बनाते हैं, नए आइडियाज़ पर काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ऐसी नई चीज़ें बनाना काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स और एरर्स को लेकर आता है अपने साथ साथ, और अगर इस चीज़ को हम हटा देते हैं तो इससे जो चीज़ें उभर कर आ सकती थी वो उन्हें धीमा कर देता है या पूरी तरह से ख़त्म कर देता है।
दूसरी जो चीज़ हमें समझने के लिए है, जो कि नासा का बजट आज कम है, मगर जो सच्चाई है वो ये है कि 1960 के दशक में उनका जो बजट था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कि कितना पैसा उनका लगा, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी, कितनी नई चीज़ें उन्होंने करी और साथ ही साथ कितनी सारी चीज़ों में उन्होंने बदलाव लेकर आए। मगर सबसे बड़ा उनका जो गोल था, जो मंजिल थी, वो ये थी कि किसी भी कीमत पर हमें जीतना ही होगा। तो अगर भले ही बात करें अच्छाई की या बात करें बुराई की, जो चांद पर लोगों को भेजने का पहला मून मिशन था वो जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, वो अनहेल्दी कंपटीशन की वजह से हुआ यूएसएसआर के साथ ही साथ। इसी वजह से जब इंसानों को वापस चांद पर भेजने की बारी आई तो इसमें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे हमारे पास है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, बोइंग, वर्जिन गैलेक्टिक, नासा खुद भी उनमें शामिल है और इनके साथ कई सारे और लोग भी हैं। क्योंकि ये सारी कंपनीज हेल्दी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हिस्सा ले रही हैं तो ये लोग अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है उसको एडवांस करने वाली है और साथ ही साथ स्पेस में लोगों को भेजने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें करने वाली है, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए कि हम लोग चांद पे यहाँ गए वो काम करने वाली है। तो इसकी वजह से हमें ये लगता है कि जो डेडलाइन इन कंपनीज़ ने दी है वो सारी सही हो सकती है, नासा जैसी संस्थाओं के लिए भी। अगर आप लोगों को आबाद में चांद पर भेजने के मिशंस के लिए खुश है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर में वीडियोस आइडियाज सजेस्ट करने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।